हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मास्टर मेंस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी 71st का मेंस हो, यूपीएससी का मेंस हो, या फिर यूपीपीएससी का, और जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है जेपीएससी का। तो सबके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। और नॉट ओनली फॉर दोज हु आर स्टडिंग, ये अगर कोई जनरल लोग भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और इंडिया का जो अपने नेबर में है उसके साथ कैसे रिलेशन है। सो with this we will start the topic, that is India Bangladesh relation. So first what we will see is we will see the what we are going to discuss in this. So first we will see the core thesis, like what has happened therein, जो एवोल्यूशन हुआ है इंडिया का रिलेशन जो है फ्रॉम 1971 से लेकर के अभी तक, जो 2026 तक है वो देखेंगे। फिर देखेंगे क्या चैलेंजेस हैं, फिर देखेंगे कि क्या जो हमारे वे फॉरवर्ड्स हैं। सो देयर आर सम की फैक्ट्स दैट विल बी देयर इन बिटवीन ऑल्सो, सो जस्ट हैव अ नोट ऑफ इट एंड लेट्स बिगिन द main discussion, that how the relation has been evolved, that is the oscillating trajectory, historical cycle of convergence, how it has happened. So we all know कि 1971 में इंडिया लिबरेशन हुआ था, और लिबरेशन होने के बाद देयर वाज अ ट्रीटी साइंड, जो कि लिबरेशन ट्रीटी था। वो था कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड सेक्युलरिज्म। तो ये ट्रीटी साइन हुआ था। फिर 1975 से लेकर के 1990 तक क्या हुआ कि देयर वाज अ रिवर्सल, क्योंकि वहाँ पे जो था कि मिलिट्री रिजिम आ गया था, एंड वो लोग जो थे पाकिस्तान और जो चाइना के थे वो अलाई हो गए थे, बहुत बड़े अलाई हो गए थे। एंड इन बिटवीन 1990 टू 2009 देयर वाज अ फ्लक्स, बांग्लादेश में फ्लक्स था। क्यों फ्लक्स था? कि वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी थी, जो गवर्नमेंट वहाँ पे थी वही ऑसिलेट कर रही थी बिटवीन द बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड अवामी लीग। जो है वहाँ पे दोनों में इनकंसिस्टेंसी थी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट बन रहा था, टूट रहा था, इस तरह से चल रहा था। सो देयर वाज अ फ्लक्स इन बिटवीन द पीरियड। उसके बाद जो 2009 से लेकर के 2004 सॉरी 2009 से लेकर 2024 के पीरियड को कहते हैं हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं। गोल्डन पीरियड किस लिए बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स हुए, और जो शेख हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो प्रो इंडिया थी, और बहुत सारे रिलेशन जो थे दोनों के बीच में स्ट्रेंथन हुए। और जो 2024 से जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, दैट ऑल्सो वी विल सी कि जो अभी जो शेख हसीना का जो इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम दिया है, उसके बाद जो है वो रिलेशन में कैसे चेंजेज आए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो 2024 का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था उससे क्या हुआ था? तो पहला क्या हुआ कि कैसे मैटर एक्सकेलेट हुआ। तो क्या हुआ कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अवामी लीग थी जी, जो थी, वो वहाँ पे स्टूडेंट लेग अपराइजिंग हुआ। और क्या हुआ कि शेख हसीना को थ्रेट हुआ, और शी फ्लेड टू इंडिया, जहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल असाइलम दिया शेख हसीना को। उसके बाद जो रिलेशन थे इंडिया और बांग्लादेश के, वो काफ़ी ख़राब होने लगे। ठीक है। और वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बन गया किसका? मोहम्मद यूनिस का, जो कि नेशनलिस्ट स्टैंड पे थे, और जो कूलिंग टाइप पे चलते थे, जो अभी इलेक्शन नहीं हो रहा था तो इलेक्शन होने तक के बीच का वो बने थे। और बहुत सारे इमर्जिंग एक्टर आ गए हैं जो वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन को इम्पैक्ट करने लगे थे। जैसे थे कि नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि स्टूडेंट लेड थी, और जो रिसर्जेंट फोर्सेस जो थे, जैसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड जमाते इस्लाम, ये भी पिक्चर में आ गए। जमाते इस्लाम जो था वो पहली बार वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, एंड दैट हैज कॉट लॉट ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट देयर इन बांग्लादेश। जैसे कि हमने भी देखा था कि हिंदुओं पे अटैक, बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, वहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ गया। तो अब क्या हुआ कि डिप्लोमेटिक इरिटेंट हो गया, जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने शेख हसीना को वहाँ पे, यहाँ पे पॉलिटिकल असylum दिया, तो डिप्लोमेटिक इरिटेंट हो गया, तो रिलेशन खराब होने लगे। तो इंडिया क्या था
कि इंडिया का स्ट्रेटेजी क्या था, कि इंडिया चाहती थी कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो विद द इंटरिंग गवर्नमेंट while encountering disinformation, ये चाहते थे इंडिया. So now we'll see कि why the Bangladesh is so significant or a linchpin for the India in the eastern sector, तो जो कि नॉन नेगोशिएबल है. ठीक है, तो पहला तो ये है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी बफर है बांग्लादेश, जैसे कि वहाँ पे जो इंसर्जेंसीज होते हैं उसको रोकने में काम आता है. हॉस्टाइल ढाका अलाउड यूज ऑफ सॉइल बाय द उल्फा, तो जो हॉस्टाइल ढाका था, तो जो उल्फा के लोग थे उसको वो वहाँ पे पनाह दे रहे थे ताकि वहाँ से ये लोग अटैक करते थे इंडियन सॉइल पे. सो जैसे ही रिलेशन खराब होते हैं तो क्या होता है, इंसर्जेंसीज बढ़ जाते हैं, तो सिक्योरिटी बफर के लिए बहुत ज़रूरी है. दूसरा है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इकोनॉमिक इंजन जो है बहुत बड़ा है ये, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो ट्रेड है वो अराउंड $14.01 बिलियन का, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन इन द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज द 14.1 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम है 2023 टू 2024 में. तो ये हो गया. एंड देयर इज इंडिया एक्चुअली क्या है कि जो बांग्लादेश जो है इंडिया का साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका, साउथ एशिया में इंडिया का, और ऑलमोस्ट $14.01 बिलियन का 2023 में. और अलोन इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल मार्केट जो है वो एक्सपोर्ट करता है $11.45 बिलियन का. सो इमेजिन द वॉल्यूम. नाउ द नेक्स्ट इज कि देयर इज अ कनेक्टिविटी ब्रिज. सो देयर इज अ कनेक्टिविटी ब्रिज क्योंकि जो हमारा चिकन नेक है उसके थ्रू कनेक्टिविटी बहुत पुअर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो ये जो है लैंड ब्रिज सो जो है वो प्रोवाइड करता है. सो द ओनली लैंड ब्रिज बाईपासिंग द सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो है बांग्लादेश. ठीक है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको बाईपास करने के लिए एक ही है और लैंड ब्रिज, दैट इज द बांग्लादेश, दैट वी विल सीइंग सम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आल्सो वी विल सीइंग फर्दर. एंड द नेक्स्ट इज कि इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द इंडो पैसिफिक अपेक्स रिलेशन, जैसे कि जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, उसके लिए भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये. करेक्ट, तो कंट्रोल करता है, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड द बीमस्टेक जो पॉलिसीज है उसके लिए. नाउ विल सी कि सम लॉजिस्टिक स्पाइंस लाइक रेल, रोड एंड पोर्ट कनेक्टिविटी. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रेल लिंक. रेल लिंक जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, लाइक 6 to 8 प्री 1965 लिंक्स हैं यहाँ पे ऑपरेशनल है, जैसे कि अगरतला कोलकाता ट्रैवल कॉरिडोर हो गया. ठीक है, जो कि क्या करता है 38 आवर पहले रहता था उसको रिड्यूस करके अब 10 आवर्स कर दिया है. बहुत सारे पैसेंजर सर्विसेज जो है अभी 2024 के बाद सस्पेंड हो गए हैं. उसके बाद क्या है कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए क्या है हमारा, तो चित्तगोंग एंड मोंगला पोर्ट जो है ओपन कर दिया गया है इंडिया के लिए. एंड इंडिया जो है ऑपरेट कर रहा है मोंगला टर्मिनल 2024 से. ठीक है, उसके बाद क्या है कि देयर आर सम रीजनल ट्रांजिट्स लाइक BBIN जो प्रोजेक्ट है बिटवीन द इंडिया बांग्लादेश एंड नेपाल जो है उसके थ्रू कार्गो शिपमेंट जो है बे ऑफ बंगाल तक जाएगा, किसका, बांग्लादेश का. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, लाइक हमारा नॉन नेगोशिएबल है बांग्लादेश में स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर रिलेशन अच्छे नहीं होंगे सो इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर इंडिया. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट विल सी कि देयर आर सम रिसोर्स इंटरडिपेंडेंस आल्सो. रिसोर्स इंटरडिपेंडेंस क्या है कि इंडिया जो है लगभग 1160 मेगावाट ऑफ पावर सप्लाई करता है बांग्लादेश को. ठीक है, एंड देयर इज अ मैत्री प्लांट जो सेटअप किया जाएगा वो 1320 मेगावाट का. और डीजल पाइपलाइन भी है जो पर्वतीपुर तक जाता है. एंड एट द सेम टाइम कि देयर इज अ ट्राइलेटरल पावर एग्रीमेंट आल्सो, लाइक नेपाल बांग्लादेश, नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश को 40 मेगावाट का पावर सप्लाई करता है बांग्लादेश किसको, नेपाल को. फिर हम ये देखते हैं कि जो वाटर पॉलिसीज जो है वो कैसा है. सो लगभग 54 रिवर जो है जो इंडिया और बांग्लादेश को शेयर करती है, और जिसमें कि जो अभी गंगा ट्रीटी जो है 2026 में एक्सपायर हो जाएगा. एंड देयर इज अ डिस्प्यूटेड और स्टॉल्ड तीस्ता डिस्प्यूट भी है, उसको भी रिजॉल्व
नहीं किया गया, जो फिर इशू है। नाउ विल सी कि देयर आर सर्टेन ट्रेड डायनामिक्स जो है, जो हमने ऑलरेडी देखा कि ऑलमोस्ट $14 बिलियन का हमारा ट्रेड है, उसमें से कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो है $11.45 बिलियन का, और जो है बांग्लादेश करता है ऑलमोस्ट $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। सो ऑलमोस्ट इंडिया इज हैविंग सरप्लस विद द बांग्लादेश, ठीक है। एंड देयर इज अ सिचुएशन लाइक एलडीसी ग्रेडेशन। तो एलडीसी ग्रेडेशन जो है, जो यूएन के थ्रू जो दिया जाता है, सो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री जो है उसके थ्रू जो बहुत जल्दी जो है जीएसपी स्टेटस जो है उसका खत्म हो जाएगा, एंड साफ्टा फ्री ड्यूटी एक्सेस जो है वो भी खत्म हो जाएगा। सो देयर इज अ अर्जेंट नीड कि इंडिया जो है फास्ट ट्रैक रेस सेपा टू प्रिवेंट ट्रेड कोलैप्स। नाउ द नेक्स्ट इज कि देयर आर सर्टेन अदर कॉपरेशन एज वेल, लाइक इन डिजिटल पार्टनरशिप जो है इंडिया और बांग्लादेश का है, उसमें क्या है कि यूपीआई जो है इंडिया का वो इंटीग्रेट कर दिया गया बांग्लादेश पेमेंट सिस्टम से, ताकि जो फ्री बॉर्डर या क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है वो आसानी से हो सके। दूसरा है कि देयर इज ए शेयर्ड विजन, डिजिटल शेयर विजन जो है वो भी है, एंड दैट हैज बीन स्टार्टेड इन 2024 में। उसके साथ जो है स्पेस टेक्नोलॉजी जो है कॉपरेशन वो भी है, जैसे कि मैत्री सैटेलाइट जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, अभी जस्ट आई थिंक 2024 में इसरो ने उसको लॉन्च किया था। एंड देयर इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द स्पेस कंपनी जो है बांग्लादेश का, देयर इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बांग्लादेश स्पेस सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड, उसको भी इंडिया कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज ए साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन ऑल्सो, कॉपरेशन ऑल्सो, लाइक देयर इज ए साइबर मैत्री इनिशिएटिव, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है दोनों के बीच का। वो क्या है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और एआई से जो थ्रेट है उसको बचाने के लिए है। सो दीज ऑल आर द कॉपरेशंस, या दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस जो बांग्लादेश का है, ठीक है, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इसके लिए कि वो नॉन नेगोशिएबल है। एंड देयर आर सर्टेन अदर रेजिलियंट इंटरेक्शंस आल्सो, लाइक कि जो इंडिया का जो टूरिज्म है, हेल्थ टूरिज्म जो है, उसमें ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो बांग्लादेश का है, ठीक है। 35% ऑफ ऑल द टूरिस्ट एंड 80% ऑफ द करंट वीजा इश्यूएंस जो है वो बांग्लादेश को होता है। नाउ देयर इज ए डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन आल्सो, लाइक शेयर्ड अर्ली वार्निंग। इंडिया क्या करता है, इंडिया का जो आईएमडी है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम देता है बांग्लादेश को रिलेटेड टू फ्लड एंड साइक्लोन थ्रू बिम्स्टेक सेंटर जो है उसके द्वारा, तो इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। एंड देयर इज अ कल्चरल लेगेसी आल्सो, लाइक अभी एक मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2027 तक। नाउ विल सी कि अब चैलेंजेस क्या है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, चैलेंजेस क्या क्या हैं, दैट वी विल बी सीइंग। तो जब अभी जो रिसेंट के चैलेंजेस है वो तो ये है कि जो हिंदू पोस्ट है, हिंदू लोग हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अटैक किया जा रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वहाँ पे पीक पे है, ठीक है। दूसरा है कि तो बॉर्डर इश्यूज है कि जीरो किलिंग गोल जो है वर्सेस रियलिटी जो है बॉर्डर डेथ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। फियर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स है, बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन, बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था वहाँ पे, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आ रहे थे। और इम्पोर्टेंट पार्ट जो पहले से ऑन गोइंग था वो था रोहिंग्या वाला, रोहिंग्या इशू तो चल ही रहा था, ठीक है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन जो था वो भी एक इशू है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक्स्ट्राडिशन जो डायलेमा है, जैसे कि शेख हसीना को इंडिया में लाया गया, इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम दिया, तो वर्सेस जो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको अभी डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दिया है, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑफेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो अ वाटर डेडलॉक बिटवीन द टू नेशन, ठीक है। लेकिन तिस्ता प्रोजेक्ट जो अभी डिलेड है, और गंगा प्रोजेक्ट जो है उसको अभी रिन्यू करना है। एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर जो है वो है चाइना। कैसे कि वहाँ जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, बांग्लादेश क्या है कि अपना 72% ऑफ द आर्म्स जो इंपोर्ट करता है वो करता है बांग्लादेश से, सॉरी चाइना से। एंड देयर इज एयरबेस जो है स्ट्रेटेजिक इन सर्कल कैसे कर रहा है इंडिया को वो देखता है, सो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी बोल सकते हो आप, कि जो एक लाल मोनहार्ट एयरबेस जो है उसको अपग्रेड कर रहा है, और वो जस्ट इंडिया से 15 किलोमीटर अवे है। सो सी देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, ठीक है। उसके बाद ये बीआरआई का पार्ट भी, और 2.1 बिलियन जो न्यू चाइनीज फंडिंग जो है वहां दिया गया बांग्लादेश में, ताकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। एंड देयर इज ऑल्सो देयर इज अ रेड लाइन कि भाई कीपिंग 15 किलोमीटर बॉर्डर बफर फ्री फॉर एडवर्सरी इन्फ्लुएंसेस। तो सी द सिचुएशन कि कितना क्रिटिकल है हमारे लिए है।
और ये एक्ट इस पॉलिसी के लिए तो सिग्निफिकेंट है ही। और जो इंडिया का जो गोल है, जो रीजनल, पहले रीजनल पावर होने का और ग्लोबल सुपर पावर होने का, उसके लिए भी एक थ्रेट है कि इंडिया अपने रीजन में अपने नेबर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं स्टेब्लिश कर पा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। नाउ देयर इज अ 2026 होराइजन, दैट इज सिनेरियो एंड द ट्रांजिशन हाउ इट इज चेंजिंग। तो पहला क्या है, क्या होने वाला है अभी, तो अभी जो है कि जो वहाँ पे बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो जीत के आ गई है, एंड दैट्स अ डेमोक्रेटिक पार्टी जो आई है जीत करके। अब उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट कैसे इंगेज करती है वो देखना है हमें। दूसरा है कि इकोनॉमिक्स जो है अभी क्या होने वाला है कि एलडीसी जो ग्रेडेशन है वो खत्म हो जाएगा नवंबर 2026 में। उससे क्या हुआ कि लॉस ऑफ ट्रेड सेफ्टी नेट जो है वो खत्म हो जाएगा बांग्लादेश का, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि जो स्ट्रेटेजिक एम्पेरेटिव क्या होंगे इसके। तो इंडिया अभी जो है वो वेट नहीं कर सकता है, इंडिया को जल्द से जल्द इंगेज करना चाहिए बांग्लादेश नेशनल पार्टी से और जो वहाँ के सिविल सोसाइटी से है, ठीक है। एंड द टाइम इज नाउ टू एक्ट। क्यों कि टू प्रिवेंट एलिनेशन बिफोर द वोट एंड द वोट इज ऑलरेडी ओवर। सो इवन आफ्टर दैट इंडिया शुड इंगेज इमीडिएटली विद द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट टू रिस्टोर रिलेशन। जो जितने खराब रिलेशन है उसको रिस्टोर करने के लिए जल्दी से जल्दी इंडिया को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। और इंडिया ले भी रही है। जैसे कि अभी शपथ ग्रहण समारोह में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के वो गए एंड दे हैव शोन अ वेरी गुड जेस्चर। तो अभी इंडिया को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में जो कि रीजनल स्टेबिलिटी हो। तो सबसे पहला तो इंडिया को ये करना चाहिए कि इंडिया को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना पड़ेगा डीहाइफिनेशन का। सो डीहाइफिनेशन मतलब क्या होता है कि सबके साथ बराबर ट्रीट करना, इट्स लाइक आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो क्या है कि जो वहाँ पे मल्टीपल पार्टी जैसे कि अवामी लीग हो गया जो शेख हसीना का है, जो बीएनएस पार्टी है यूथ का वहाँ पे है पार्टी है, उससे इंगेज करना चाहिए, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, किसी को सेपरेट ट्रीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि जो वाटर मैनेजमेंट 2.0 लाना चाहिए इंडिया को, क्योंकि जो पहले क्या था कि वो पीसमिल टाइप ऑफ शेयरिंग था, रिवर टू रिवर शेयरिंग था। अब क्या है कि इंडिया को लाना चाहिए कि बेस वाइड मैनेजमेंट चाहिए, बेसिन वाइड मैनेजमेंट चाहिए ताकि होलिस्टिक रिवर शेयरिंग हो सके, रिवर शेयरिंग का मैनेजमेंट हो सके। तीसरा क्या है कि आज सुन एज पॉसिबल इंडिया को फाइनलाइज करना चाहिए सेपा विथ बांग्लादेश, ठीक है, टू सपोर्ट द एलडीसी ट्रांजिशन। अभी जो एलडीसी ट्रांजिशन होने वाला है उसको सपोर्ट करने के लिए जल्द से जल्द सेपा को साइन करना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज कि देयर इज अ नीड टू हैव रीजनलिज्म। और रीजनलिज्म कैसा हुआ कि तो मल्टीलेटरलाइज जो प्रोजेक्ट्स है उसको फास्ट ट्रैक करना, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, बीबीआईएन हो गया, ताकि जो इन्फ्लुएंस है चाइना का इस रीजन में उसको इफेक्ट किया जा सके, उसको रोका जा सके। जो चाइना चाह रहा है इंसर्कल करना इंडिया को, उसको रोका जा सके। एंड जो जितने भी जो हॉल्टेड प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी ये करना चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया को ये भी चाहिए कि जो डाइवर्सिटी कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे? तो जो हमारा बांग्लादेश पे डिपेंडेंसी को कम कर करके एक कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उसको कनेक्टिविटी हो जाए। दूसरा ये है कि एक है ना कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, इसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहिए ताकि जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट के साथ उसको रिस्टोर कर सके और जो हमारा डिपेंडेंसी है बांग्लादेश पे वो कम हो सके, ठीक है। रिलीजियस जो फंडामेंटलिज्म वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसको भी चैलेंज करने के लिए जो पीपल टू पीपल टाई जो है ना, लाइक पीपल टू पीपल टाई को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज वी हैव लैंग्वेज सिमिलैरिटी, वी हैव लैंग्वेज सिमिलैरिटी, वी वर द पार्ट ऑफ सेम कंटिनेंट एंड इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेशन में हेल्प किया है। सो 1971 से लेकर इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 50 इयर्स 55 इयर्स, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन दिस कंडीशन, मींस व्हाट शुड डू एट अ क्रिटिकल जंक्शन। तो क्या है कि इंडिया का जो ग्रेटेस्ट रीजनल चैलेंजेस है इन जो शिफ्ट हुआ है लास्ट 15 इयर्स में, बट देयर इज अ थिंग that the shift in India's greater regional challenge in 50 years, but economic destiny and ecological reality bind the two nation। हम दोनों को इकोलॉजिकल रियलिटी और इकोनॉमिक डेस्टिनी बाइंड करता है, ठीक है। सो देयर इज अ गोल टू इंश्योर द बे ऑफ बंगाल रिमेन्स नॉट अ बे ऑफ बंगाल रिमेन्स अ जोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी देन द
रायबैलिटी। सो दोनों देशों को, both the nation should come together and they should resolve their individual differences। जो जो issues हैं वो टेबल पे आके रिजॉल्व करना चाहिए, और डिहैफिनेशन पॉलिसी को, सेपा को इंश्योर करना चाहिए, रीजनल जो मल्टीलैटरलाइज प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि दोनों के रिलेशन को इंश्योर कर सके। तभी जो इंडिया का जो गोल है विश्व गुरु का, वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि अगर आप रीजनल गुरु नहीं बन पाए तो विश्व गुरु आप नहीं बन सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम with this। So we have discussed the overall topic in a broad manner, and I hope that अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर के, तो you will be in a better position to answer that। So there are a lot of facts, data and details, and a very detailed manner we have discussed the India Bangladesh relation। So I hope this video finds you very useful, and do like, share and subscribe our channel, so that we should get motivation to make such videos in future। So all the best, and I hope that you guys are doing great for the upcoming exams। Thank you very much।